नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केवीएस का पेपर है और पीजीटी का है। ठीक है, केवीएस का है और पीजीटी का है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन जैसे कि 40 क्वेश्चन हैं मनोविज्ञान और पेडागोजी के। ठीक, और इन्हीं 40 क्वेश्चनों में 5 या 10 क्वेश्चन एनईपी 2020 से आ जाएंगे। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको क्यों देख रहे हैं, इस वजह से देख रहे हैं, ये हमारे प्री के लिए या एमआरएस प्री में 50 क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान पेडागोजी से संबंधित, 10 क्वेश्चन एनईपी से हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से हैं और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 जीके से आएंगे। तो ये 50 और 10 यानी 60 क्वेश्चन है। 1/3 नेगेटिव है, इस वजह से इनको देख रहे हैं, क्योंकि जिसमें भी टीचिंग से संबंधित ये मनोविज्ञान पेडागोजी कंप्यूटर आईसीटी आएगी, उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। तरीका क्या रहेगा, पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। ठीक, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। निम्नलिखित में से किसने विद्यालय गृह सातत्य सुनिश्चित होगा, बताइए क्या करें इसमें। निम्नलिखित में से किससे विद्यालय गृह का सातत्य सुनिश्चित होगा। इंग्लिश से देख लेते हैं। विच वन द फॉलोइंग वर्ल्ड इंश्योर स्कूल होम कंटिन्यूटी। तो फिर विद्यालय और गृह का सातत्य, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो फिर अध्यापक का सशक्तिकरण, नियमित पर्यवेक्षण, प्रभावी सांस्कृतिक कार्यकलाप, विद्यालय के कार्यक्रम में माता पिता सामाजिक, यही है नियमित भागीदारी। 41 में 4 है। ठीक है, 41 में 4। ये जो 41 है इसमें 4 है, इस बंदे का आंसर कहाँ है। 41 में 4 है और ये कौन सा है, तो फिर ये रिस्पॉन्स सीट है। ठीक है, और ये 42वां है। चलिए बताइए। सामाजिक भावनात्मक अधिगम निम्नलिखित में किसका प्रक्रम है। सामाजिक और भावनात्मक, आत्मनियंत्रण का विकास, सामाजिक और भावनात्मक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द साइको इमोशनल लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ। तो सामाजिक भावनात्मक अधिगम निम्नलिखित में किसका प्रक्रम, आत्मनियंत्रण का, भाषाई योग्यता का, आत्मोत्थान का, आत्मानुशासन का। सामाजिक भावनात्मक अधिगम निम्नलिखित किसका प्रक्रम है। तो फिर आत्मनियंत्रण का विकास, भाषाई योग्यता का संवर्धन, आत्मोत्थान, आत्मानुशासन। इमोशनल आ रहा है ना, साइको इमोशनल, सामाजिक भावनात्मक अधिगम। तो फिर आत्मोत्थान, आत्मानुशासन, भाषाई योग्यता का संवर्धन, आत्मनियंत्रण का विकास किसका प्रक्रम है। भाषाई योग्यता का संवर्धन करते हैं क्या इसमें, देखते हैं 2 है क्या इसमें। 42 में 1 है भाई, 42 में 1 है। ठीक है, 42 में 1 है। आत्मनियंत्रण का विकास है, सामाजिक भावनात्मक अधिगम निम्नलिखित किसका प्रक्रम है। आत्मनियंत्रण का विकास, सामाजिक भावनात्मक अधिगम निम्नलिखित किसका प्रक्रम है, आत्मनियंत्रण का विकास है। आत्मनियंत्रण को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और 3 का मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, इंस्टेंटमेंट ऑफ ए लिंग्विस्टिक एबिलिटी, है ना, 1 है इसमें आत्मनियंत्रण का विकास। निम्नलिखित में किसके सामाजिक भावनात्मक अधिगम सुनिश्चित होगा, निम्नलिखित में से किसके सामाजिक भावनात्मक अधिगम सुनिश्चित होगा। सामाजिक भावनात्मक, अनुशासन, समयनिष्ठता, संबंध, सकारात्मक अभिरुचि, संबंध। इंग्लिश देख लेते हैं क्या है। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड, रिलेशनशिप, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन तो हटा देते हैं, सामाजिक भावनात्मक है। सोशल इमोशनल लर्निंग, तो फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, रिलेशनशिप करते हैं, है ना, संबंध करते हैं। 43 में 3 संबंध ही है भाई। ठीक है, संबंध यानी कि रिलेशनशिप। फिर नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित NCPFECCE में शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन ये आया था कि ये बताइए जो है ना, ये लास्ट का ये CCE है ना, तो ये CCE को ही ध्यान रखना। NCP तो वो नई शिक्षा नीति हो जाएगी, है ना, तो ये ECCE, ये ऐप से तो फ्रेमवर्क हो जाएगा।
तो ये जो थी ना 3 से 8 यानी 5 3 3 4 5 3 3 4 2 5 है ना, उसमें है ये, यानी प्री वाटिका आंगनबाड़ी फिर एक क्लास और 2 क्लास इस 5 में। प्रिपरेटरी स्टेज किसको कहा जाता है? ये जो 3 है ना, यानी कि जो 8 से 11 है, यानी कि तीसरी से 5वीं प्रिपरेटरी स्टेज, 6 से 8 है उसको मिडिल कहा जाता है, और जो फिर 9 से 12 है इसको सेकेंडरी कहा जाता है। सीनियर सेकेंडरी है ही नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें। 0 से 3 ही करते हैं ना फिर, कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्री रूपरेखा यही है 44 में। ऑप्शन से भी पता चल जाता है क्वेश्चन को। 44 में ये 2 कर रहा है भाई, 44 में 2 है। नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित NCPFECCE में शामिल है 0 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा। तो 0 से 8 का वर्ष का मतलब जैसे कि NCERT ने माना है, ये नई शिक्षा नीति ने माना है 3 से 18 तक, ठीक है। और जो पहला है 5 5 3 3 4, तो पहला है 5, उसमें है 3 से 8 तक है। 0 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा है 0 से 8 NEP 2020। 0 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा। पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम 0 से 8 ईयर्स, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 मुख्यतः क्या सिफारिश की गई है? 2005 के तहत अध्यापक शिक्षक अनुपात को घटाना, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से संबद्ध करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 25% आरक्षण की सुविधा देना, विद्यालय की अवसंरचना का विकास। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 में मुख्यतः क्या सिफारिश की गई है? अध्यापक शिक्षक अनुपात को घटाना, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से संबद्ध करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 25% आरक्षण की सुविधा देना, विद्यालय की अवसंरचना का विकास। तो करें क्या इसमें? ये जो है ये तो 2009 के तहत है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 2 करते हैं। 45 में 2 है, 45 में 2 है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 में मुख्यतः क्या सिफारिश की गई है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर के परिवेश से संबद्ध करना। जब इसका मतलब है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के साथ अवबोध यानी कि पृथक्चरण है, इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू एजुकेशन साइकोलॉजी द प्रेपरेशन इज, यानी कि अवबोध पृथक्चरण है। प्रेपरेशन तो बात आ रही है समझ में, तो तर्क बुद्धि और श्रवण और तर्क बुद्धि, श्रवण और समझ, संवेदना और समझ, तर्क बुद्धि। 1 करते हैं। 1 है क्या इसमें? 46 में 2 है भाई, 46 में 2 है। 2 का मतलब है सेंसेशन प्लस हेयरिंग, संवेदना और श्रवण। अवबोध पृथक्चरण है संवेदना और श्रवण, अवबोध यानी पृथक्चरण है। परसेप्शन है ना, ये जो भी है PERCEPTIN परसेप्शन। तो ये क्या है इसमें? संवेदना और श्रवण है, 2 है। बालक के अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? बालक के अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं देने का कारण क्या हो सकता है? माता पिता का सहयोग नहीं प्राप्त होना, अवांछनीय अप्रिय माहौल, उचित मार्गदर्शन का अभाव, निर्धनता। ये हटा देते हैं। फिर उचित मार्गदर्शन का अभाव, अप्रिय माहौल, सहयोग नहीं प्राप्त। बालक के अपेक्षा के अनुरूप है ना, एक तो होती है अपेक्षा और एक होती है उपेक्षा। नहीं देने का कारण हो सकता है, तो उपेक्षा ना वो नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, कि भाई उस समाज के लोगों ने उन समाज के जो छात्रों की उपेक्षा की। अपेक्षा का मतलब भाई मुझे आपसे फर्स्ट ग्रेड में पास होने की अपेक्षा थी। तो अवांछित अप्रिय माहौल, माता पिता का सहयोग नहीं प्राप्त होना। सबसे बेस्ट तो यही होगा, पहले माता पिता है भाई,
लेकिन ये भी सही है, अवांछित या अप्रिय माहौल परिणाम नहीं देने का कारण हो सकता है। अब होने को तो सब सही है, इसमें कोई सा भी गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है? ये कर दें, इंग्लिश देखें कि कुछ मिलेगा। पॉवर्टी, लॉक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, अनस्टेबल एनवायरनमेंट, लैक ऑफ पेरेंट सपोर्ट। एक करते हैं भैया ना, देखी जाएगी क्या है, गलत है। 3 है, उचित मार्गदर्शन का अभाव, ये है इसमें, परिणाम नहीं देने का कारण हो सकता है उचित मार्गदर्शन का अभाव, ये है। वो तो लग तो रहा, लेकिन मन की भाई माता पिता का ही सहयोग नहीं है तो फिर मार्गदर्शन क्या करेगा। 3 सही है, यानी कि वो जिस भाषा में पूछ रहा है उसी हिसाब से आंसर देना होता है। ठीक है, दिन पूछ रहा है तो रात ही बतानी है। ठीक है, ये नहीं है कि दिन पूछ रहा है तो फिर आपको रात्रि करनी है। ठीक है, विलोम शब्द, द्वै व्यक्तित्व अर्थात बहुर्मुखी और अंतर्मुखी सिद्धांत के प्रतिभा कौन है? बहुर्मुखी, यानी कि बाहर की ओर, इसको बोलते हैं भी है ना, भी से भीतर हो जाएगा अंतर्मुखी को। ठीक है, अंतर्मुखी को भीतर हो जाएगा। ठीक है, भीतर की ओर है ना, अंतर्मुखी भीतर की ओर, बहिर्मुखी बाहर की ओर है। एपी सारी 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 बाहर की ओर है, और भी से भीतर की ओर है। द्वै व्यक्तित्व तथा बहुमुखी और अंतर्मुखी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जंग, ये जुंग कर दें क्या इसमें? जुंग, हाँ यही करते हैं, जुंग है ना भाई, बढ़िया सिद्धांत दिया था, यानी कि जुंग दे रहा है। ठीक है, यानी कि फेंक रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, जंग जुंग। 48 में 2 है। ठीक है, सही है ये जुंग, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ठीक है, शेल्डन का शारीरिक है। फिर वो गोलकार वगैरह है, वो किसने दिया था? बालकों में भावनात्मक भय को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसने प्रयोग किया था? बालकों में भावनात्मक भय को दूर करने के लिए किसने प्रयोग किया था? वाटसन, व्यवहारवादी, स्किनर, चूहा, फ्रायड, मनोवैज्ञानिक है ना, वो एड अहम पराहम, वो फ्रायड की है। जेम्स, देखते हैं भावनात्मक की बात कौन कर रहा है। 49 में 1 है, 1 का मतलब है वाटसन। बालकों में भावनात्मक भय को दूर करने के लिए निम्न में से किसने प्रयोग किया था? वाटसन, भावनात्मक भय को दूर करने के लिए है ना, व्यवहारवादी वाटसन है, सूझवादी ब्रदामिर कोलर कोपा है, वाटसन है भाई। किसने प्रयोग किया था? वाटसन। बच्चों में अंतर्व्यक्तिक संबंध का अध्ययन करने की तकनीक प्रविधि का क्या नाम है? बच्चों में अंतर्व्यक्तिक संबंध का अध्ययन करने की तकनीक प्रविधि का क्या नाम है? तो फिर 50 में 2 है, 2 का मतलब है समाजमिति। दोबारा देखते हैं, बच्चों में अंतर्व्यक्तिक संबंध का अध्ययन करने की तकनीक प्रविधि का क्या नाम है? समाजमिति। समाजमिति को बोलेंगे सोशियोमेट्री। ठीक है, सोशियोमेट्री। बच्चों में अंतर्व्यक्तिक संबंध का अध्ययन करने की तकनीक समाजमिति है, समाजमिति है, बढ़िया। समाजमिति क्या कर रहा है ये बच्चों में? व्यक्तिक संबंध, एक तो होता है अंत है, एक होता है अंतरा। ठीक है, समाजमिति। अपने स्वयं की असफलता विफलता को स्पष्ट करने के लिए अपने बचाव में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा क्या कहलाता है? अपने स्वयं की असफलता विफलता को स्पष्ट करने के लिए अपने बचाव में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा क्या कहलाता है? युक्तिकरण, युक्तियुक्त बनाना। ठीक है, प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, कपोल कल्पना। ये तो नहीं आएगा, तादात्म्यकरण कर दें या फिर युक्तिकरण करें या फिर प्रतिगमन करें। तो फिर रिग्रेसिव रिलेशनलाइज है ना, रिलेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिग्रेशन, रिलेशनलाइजेशन। एक करें क्या इसमें? देखते हैं भाई, तीनों ही सही लग रहे हैं। 51 में क्या है? 1 ही है, 51 में 1। युक्तिकरण, युक्तिकरण को क्या बोलते हैं? रिटेलाइजेशन। युक्तिकरण, युक्ति
युक्त बनाना, ठीक है, युक्तिकरण, युक्ति युक्त बनाना, ये नहीं है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब तो होता है शायद दबाना होता है, प्रतिगमन का मतलब तादात्म्यकरण, औचित्य स्थापित करना, तादात्म्यकरण, तो करण है। जे साल्ट पद का तात्पर्य निम्न में किससे है? जे साल्ट और जे साल्ट पता नहीं भाई, जे साल्ट लगाया है वामन में, वामन में एक है। एकीकृत संपूर्ण, एकीकृत संपूर्ण मतलब इंटीग्रेटेड होल, होल। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट तो होता है, ठीक, गेस्टाल्टवादी, ब्रदाइमर कोलर कोपा, सूझवादी, गेस्टाल्ट ब्रदाइमर कोलर कोपा। गेस्टाल्टवादी कौन है? ब्रदाइमर कोलर कोपा यानी सूझ। अब ये तो गेस्टाल्ट की बोल रहा है। एकीकृत संपूर्ण पद का तात्पर्य किससे है? एकीकृत संपूर्ण है। एकीकृत, एकीकृत को इंग्लिश में क्या बोले? इंटीग्रेटेड हो, होल, संपूर्ण। फिर निम्नलिखित में क्या गैर आक्रामक है? गैर यानी कि आक्रामक तो है लेकिन वो नहीं है। जैविक उपचार, मनोचिकित्सा, रेडियो चिकित्सा, केमोथेरेपी, रसायन चिकित्सा। आक्रामक यानी कि गैर आक्रामक, मनोचिकित्सा होनी चाहिए भाई। देखते हैं 53 में 2 है, मनोचिकित्सा है। निम्नलिखित में क्या गैर आक्रामक है? मनोचिकित्सा है, मनोचिकित्सा। निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है? अध्यापकों को विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया, हाँ ये से भी होती है। विद्यालय में सहयोग का अभाव, सांप्रदायिक तनाव, गृह का खराब माहौल, अनुशासनहीनता। तो अनुशासनहीनता, गृह का खराब माहौल, विद्यार्थियों की बात आ रही है तो घर तो नहीं आएगा, घर का भी फर्क पड़ सकता है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया, विद्यालय से सहयोग का अभाव, विद्यालय से सहयोग का अभाव और सांप्रदायिक तनाव। अब ये सब सही है लेकिन है ना, जो ये EMRS मानेगा ना तो वो सबसे बेस्ट मानेगा। सांप्रदायिक तनाव, विद्यालय से सहयोग का अभाव, अनुशासनहीनता, कई अर्थ में बताना है। चल 2 कर देते हैं। 54 में 2 है, ठीक है। अध्यापकों का विद्यार्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया है। निम्नलिखित में किसके फलस्वरूप विद्यालय में भावनात्मक संबल उत्पन्न होगा? प्रतिपुष्टि फीडबैक की गुणवत्ता, उत्तम अधिगम कार्य रणनीति, अध्यापकगण विद्यार्थी माता पिता के बीच सकारात्मक संबंध, परीक्षार्थी विद्यार्थी। ये करते हैं 3, ये जो है 55 में 3 है, 55 में 3 है भाई। 3 का मतलब ये है अध्यापकगण विद्यार्थी और माता पिता के बीच सकारात्मक संबंध, अध्यापकगण विद्यार्थी और माता पिता के बीच सकारात्मक संबंध है, ठीक, भावनात्मक संबंध। एनवायरनमेंट इज एन एलिमेंट, पर्यावरण निम्नलिखित में किसका तत्व है? पर्यावरण निम्नलिखित में किसका तत्व है? तो पर्यावरण तो व्यवहारवाद का ही तो है, वैसे व्यवहार वैसे वार्षण। और जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट जो विधि है वो किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्ट तो ये बता डाल्टन की कौन सी है? तो डाल्टन की कौन सी है? तो ये बता डाल्टन की। 56 में 1 है, पर्यावरण निम्नलिखित किसका तत्व है? व्यवहारवाद है। फिर निम्नलिखित में से किससे कक्षा में अधिगम का संवर्धन होता है? निम्नलिखित में से किससे कक्षा में अधिगम का संवर्धन होता है? व्याख्यान विधि, प्रश्न तकनीक, श्रव्य दृश्य उपकरण, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। निम्नलिखित में से किससे कक्षा में अधिगम का संवर्धन होता है? अधिगम मतलब लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड एनहांस लर्निंग इन क्लासरूम की बात है ना। तो सबसे ज़्यादा किससे सीखेंगे? प्रश्न तकनीक से, श्रव्य उपकरण से, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग से, व्याख्यान विधि से। श्रव्य दृश्य उपकरण कर दें क्या? अधिगम का संवर्धन होता है। एनहांस लर्निंग इन क्लासरूम, यहाँ पर 4 करें।
चल 3 देखते हैं, 2 भी सही है ओढ़े को, तो 3 करते हैं। 57 में 3 है भाई, ठीक है। श्रव्य दृश्य उपकरण, आगे चलते हैं। फिर अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अनुभव पर चिंतन में व्यस्त है। अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अनुभव पर चिंतन में व्यस्त है। अपने स्वयं के अनुभव पर चिंतन में व्यस्त है आपकी दृष्टि में किस प्रकार का अधिगम सिद्धांत है? तो द लर्नर इन्वॉल्वड इन रिफ्लेक्टिंग ऑफ द वन एक्सपीरियंस विच थ्योरी ऑफ लर्निंग वर्ल्ड यू थिंक इन दिस केस। अपने स्वयं पे ही, तो अगर वो स्वयं के ही अनुभव पर चिंतन में व्यस्त है तो रचनावादी तो नहीं है, व्यवहारवादी अधिगम है, संज्ञानवादी नहीं। संदर्शी करते हैं, संदर्शी का मतलब क्या है? प्रिपरेटिव लर्निंग, ये 1 करते हैं। 58 में ये तो गलत है भाई, 58 में 4 है। अधिगमता, हाँ ये चिंतन को पकड़ लेते ना तो फिर ये ज्ञान कर देते भाई, लेकिन ये पूरे पे ध्यान दिया था। अधिगमता अपने स्वयं के अनुभव पर चिंतन में व्यस्त है। चिंतन भाई ये संज्ञानवादी ही क्रिया तो होती है, संज्ञानवादी अधिगम, ठीक है फंसा दिया। अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होगा? अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध किस प्रकार के संबंध से अधिगम का? तो ये तो भावनात्मक सौहार्द संबंध, कार्यालय संबंध, सम यार है। तो भाई इसमें क्या करें? कॉर्डिकल रिलेशनशिप करें, इमोशनल कर दें क्या? तो इमोशनल, सबसे ज़्यादा तो इमोशनल से ही सीखेगा बच्चा, ऑफिशियल से तो क्या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको हटा देते हैं। सोशल रिलेशन मतलब सामाजिक संबंध, 2 करते हैं, देखी जाएगी। 59 में 2 ही है, इमोशनल है ना, भावनात्मक संबंध। जब इस बात से जाहिर हो रहा है कि ये जो EQ है ना, EQ ये IQ से तगड़ा होता है, ठीक है। IQ से तगड़ा होता है EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंट। IQ मतलब IQ वो होता है ना, बुद्धि लब्धि। निम्नलिखित किससे कक्षा में बेहतर माहौल का निर्माण होगा? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति और विकल्प का अवसर देना, यही बेस्ट है, इससे ही होगा। चलिए बताइए, करिए, कीजिए, क्या आएगा इसमें? जब बच्चा जाएगा और बोर्ड पे खड़ा होगा, जब चाहे वो गलती बता रहा है लेकिन कोशिश करेगा तो वो सबसे बेस्ट होता है। अब यही अपनी जो रणनीति रहती है पढ़ने की, निम्न किससे कक्षा में बेहतर माहौल का निर्माण होता है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति और विकल्प का अवसर देना, ठीक है। अगर जैसे कि अगर इसको इस प्रकार चलते हैं ना क्वेश्चनों को, चल भाई क्या होगा, चलिए है उत्तम बात है ना। आगे पढ़ा, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया और उसमें आंसर बताया, चलिए इसका ये है, चल इसका ये है, तो फिर वो नहीं है। अब ये जो इस प्रकार के जो अपन कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में खुद कर रहे हैं, अब मेरे साथ साथ में आप भी क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है। आपकी भी तैयारी हो रही है, आप भी पढ़ रहे हैं, आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है, और फिर बाद में आंसर देख रहे हैं। तो अगर गलत है तो साथ के साथ उसको याद कर रहे हैं, अगर गलत नहीं है तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये बेस्ट तरीका होता है, एकदम सुपर और सुपर सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। किससे कक्षा में बेहतर माहौल का निर्माण होगा? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति और विकल्प का अवसर देना, यही आना चाहिए। 60 में 1 ही है, 60 में 1 है। निम्नांकित में से किससे कक्षा में अधिगम प्रभावित होता है? सुअवकल्पित पाठ्यचर्या, उत्तम समय सारणी, उत्तम प्राचार्य, वातानुकूलित कक्षा। तो वेल डिसीजन कैरिकुलम निम्नांकित में से किससे कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा? वेल डिसीजन कैरिकुलम, गुड टाइम टेबल, गुड प्रिंसिपल, एयर कंडीशनल क्लासरूम। एयर कंडीशनल तो कोई मतलब नहीं है, तो कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा तो फिर गुड टाइम टेबल कर दे, सुअभिकल्पित पाठ्यचर्या, वेल डिसीजन कैरिकुलम करते हैं 61 कैरिकुलम, ठीक है, कैरिकुलम है, सुअभिकल्पित पाठ्यचर्या। फिर स्थानीय क्षेत्र में चिड़ियाघर के शैक्षणिक दौरे से क्या सुनिश्चित होगा? स्थानीय क्षेत्र में चिड़ियाघर के शैक्षणिक दौरे से क्या सुनिश्चित होगा? प्रकृति की बेहतर सूझबूझ, जंतुओं की जीवन दशा के बारे में बेहतर अंतर्दृष्टि, प्रकृति के प्रति अधिगमकर्ता में प्रशंसा का भाव, ये करते हैं 3 62 में 3 है, ठीक है। प्रकृति के प्रति अधिगमकर्ता में प्रशंसा का भाव। वन की यात्रा के पश्चात बालक में निम्नलिखित में कौन सा गुण विकसित होगा? कल्पना शक्ति, चिंतन क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता।
वन की यात्रा के पश्चात बालक में कौन सा गुण विकसित होगा? चिंतन क्षमता, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति, आत्मनिरीक्षण क्षमता, स्व अन्वेषण क्षमता। जब ये आएगा ना, ये इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग एबिलिटी, एक्सप्रेशन पावर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी, इमेजिनिंग पावर, कल्पना शक्ति। एक करते हैं भाई, ये जो 63 है इसमें गलत गया है, तो 63 में 4 है। वन की यात्रा के पश्चात बालक में निम्नलिखित में कौन सा गुण विकसित होगा? आत्मनिरीक्षण क्षमता, स्व अन्वेषण क्षमता। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी। ठीक है, 4 है। अधिगम स्थान लर्निंग स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? अधिगम स्थान लर्निंग स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? अधिगम स्थान लर्निंग स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तम बागतान युक्त कक्षा, आरामदेह डेस्क, बहरित माहौल में सुसज्जित कक्षा, कक्षा में ICT उपकरण। लर्निंग स्पेस से अधिगम स्थान लर्निंग स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? जब लर्निंग स्पेस इन स्कूल, उत्तम वातावरण युक्त कक्षा, आरामदेह डेस्क, बहरित माहौल में सुसज्जित कक्षा, कक्षा में ICT उपकरण। लर्निंग इससे ये करते हैं ना, बहरित सबसे बेस्ट होता है भाई। अब देख लेते हैं, ये मान लेता है कि 64 में क्या करता है। ये 64 में 3 ही है। बहरित माहौल में सुसज्जित कक्षा, सुसज्जित कक्षा है। विद्यालय में पाठचर्या का क्या प्रयोजन है? तो अधिगम लक्ष्य का मानकीकरण, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, समय पर परीक्षाओं का आयोजन। ये तो नहीं है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, जब 1 तो 3 और देख और 1 देख। टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कैरिकुलम, प्रोपोज ऑफ कैरिकुलम इन स्कूल, द स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स, कैरिकुलम पाठ्यक्रम। एक ही करते हैं। 65 में 1 है। ठीक, अधिगम लक्ष्य का मानकीकरण, विद्यालय में पाठचर्या का क्या प्रयोजन है? अधिगम लक्ष्य का मानकीकरण। फिर पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? ज्ञानार्जन है, ज्ञान के अनुरूप संबंधी कौशल है, उत्तम प्राप्तांक है, विषय की समझ है। पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा पाठचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? ज्ञानार्जन, ज्ञान के अनुरूप संबंधी कौशल, उत्तम प्राप्तांक, विषय की समझ। पाठचर्या का मतलब कैरिकुलम में ना, तो ये ज्ञान के अनुरूप संबंधी कौशल होना चाहिए भाई, ज्ञान के अनुरूप संबंधी कौशल। तो 66 में 2 सही है। ठीक है, 66 में 2 सही है। ज्ञान के अनुप्रयोग संबंधी कौशल। जब बालकों को प्रत्यक्षित स्थिति से उद्भाषित किया जाता है तो यह अधिगम की किस श्रेणी में आएगा? जब बालक को प्रत्यक्षित स्थिति से उद्भाषित किया जाता है तो यह अधिगम की किस श्रेणी में आएगा? दोबारा देखते हैं। जब बालकों को प्रत्यक्षित स्थिति से उद्भाषित किया जाता है तो यह अधिगम की किस श्रेणी में आएगा? तो स्वाभाविक अधिगम, सशक्त अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, यथार्थवादी अधिगम। जब बालकों को प्रत्यक्षित स्थिति से उद्भाषित किया जाता है तो यह अधिगम की किस श्रेणी में आएगा? तो किस श्रेणी में आएगा? किस श्रेणी में आएगा, है ना? प्रत्यक्षित का मतलब होता है द चिल्ड्रन आर डायरेक्टली एक्सप्लोर द सिचुएशन द लर्निंग वर्ल्ड वी, है ना? सिचुएशन द लर्निंग डायरेक्टली एक्सपोज। तो जब बालकों को प्रत्यक्षता स्थिति से उद्भाषित किया जाता है तो यह अधिगम की किस श्रेणी में आएगा? तो स्वाभाविक अधिगम, सशक्त अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, यथार्थवादी अधिगम। तो रिलेसाइज लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, स्थिति से उद्भाषित किया जाता है, उद्भाषित किया जाता है। डायरेक्टली एक्सप्लोर द सिचुएशन द लर्निंग, तो नेचुरल लर्निंग, डायरेक्ट। यहाँ पर
ये आएगा कनेक्टिविटी लर्निंग, कनेक्ट है ना, कनेक्ट आएगा। एक्सपीरियंटल लर्निंग, रिलेटाइज, नेचुरल, कनेक्ट आएगा। कनेक्टिविटीज लर्निंग। तो ये जो 67 है इसमें 3 है भाई, गलत गया, 3 है, 67 में 3 है, यानी कि अनुभवजन्य अधिगम है। जब बालकों को प्रत्यक्षित स्थिति से उद्भाषित किया जाता है, ठीक है, तो यह अधिगम की किस श्रेणी में आएगा? जैसे कि बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं या फिर वो कुछ कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष है, या फिर जो आंखों से देख रहे हैं, है ना, यानी वो कुछ कर रहे हैं, तो वो अनुभवजन्य अधिगम आएगा भाई, अनुभवजन्य, यानी कि एक्सपीरियंटल लर्निंग, कनेक्टिविस्ट लर्निंग नहीं आएगा, अनुभवजन्य अधिगम आएगा। निम्नलिखित किसे कक्ष में बालक का सबलीकरण होगा? किससे होगा? निम्नलिखित में किससे कक्षा में बालक का सबलीकरण होगा? रचनावाद है, व्यवहारवाद है, यथार्थवाद है, सशक्तवाद है। किससे कक्ष में बालक का सबलीकरण? कक्षा की बात है, रचनावाद कर दें, व्यवहारवाद कर दें, यथार्थ। दोबारा से देखते हैं। द फॉलोइंग वुड एम्पावर द चाइल्ड इन क्लासरूम। कनेक्टिविज्म करें, रियलाइज्म करें, व्यवहारिज्म करें, क्या करें, कॉन्टेस्ट करें, क्या करें भाई? इसमें ये जो है कौन सा 68 है, जिसमें ये जो 68 है इसमें 1 है, रचनावाद है 68 में 1। किससे कक्षा में बालक का सबलीकरण होगा? रचनावाद। निम्नलिखित में किससे कक्षा में बालक का सबलीकरण होगा? रचनावाद, यानी कि विल एम्पावर द चाइल्ड इन क्लासरूम, रचनावाद है, रचनावाद है, रचनावाद है। कक्षा में ICT उपकरणों का प्रमुख दोष क्या है? प्रमुख दोष क्या है? तो इससे सृजनशीलता का हास तो नहीं होता है, आंखों पर दबाव तो पड़ता है, सामाजिकरण, हाँ सामाजिकरण का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सामाजिकरण का हास, ये कर देते हैं इसमें 3 में। 69 में 1 है, 69 में 1 है भाई, ये जो 69 है इसमें 1 है। कक्षा में ICT उपकरणों का प्रमुख दोष क्या है? इससे सृजनशीलता का ह्रास होता है, ये है। जबकि आंखों पर दबाव, सामाजिकरण, खास प्रौद्योगिकी का नाश, ये तो सब सही है, लेकिन प्रमुख बताना है ना, तो सृजनशीलता का ह्रास होता है। और ये अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित किससे कक्षा में बालक का सबलीकरण होगा? रचनावाद है ये, ठीक, रचनावाद है। आगे चलते हैं। फिर कक्षा में फीडबैक सिस्टम क्यों आवश्यक है? शिक्षक की क्षमता को समझना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का मापन, शिक्षक और विद्यार्थियों का आत्म सुधार। फीडबैक सिस्टम क्यों आवश्यक है? शिक्षक की क्षमता को समझना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का मापन, फीडबैक, शिक्षक और विद्यार्थियों का आत्म सुधार। बताइए क्या करें अब इसमें? फीडबैक सिस्टम इज नेसेसरी इन क्लासरूम। अब एक बात क्लासरूम की कर रहा है ना, तो फिर क्लासरूम की कर रहा है, और क्या है? फीडबैक सिस्टम नेसेसरी। तो फिर अधिगम स्तर का मापन कर दें क्या? तो इसमें प्रशासनिक अपेक्षा, शिक्षक विद्यार्थियों का आत्म सुधार, 1/3 और है नेगेटिव, तो फिर अधिगम स्तर का मापन, चल 2 ही करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। 70 में गलत है भाई, 70 में 3 है। शिक्षकों और विद्यार्थियों का आत्म सुधार है। कक्षा में फीडबैक सिस्टम क्यों आवश्यक है? शिक्षकों और विद्यार्थियों, वो तो ठीक थी, है ना, ये सुधार में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये आत्म दे दिया, तो इस वजह से चक्कर पड़ रहा था। फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अब इंग्लिश देख लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हो जाता, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अब ये क्या है? शिक्षकों और विद्यार्थियों का आत्म। अब ये काफ़ी है आत्म गुमराह करने के लिए। अगर ये आत्म नहीं होता ना, तो फिर अपने आँख मीच के यही क्वेश्चन करते हैं। 3 है इसमें। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मनोदर्पण क्या है? ये तो मनो है, तो ये तो मनोविज्ञान शैक्षणिक संबंध, जैसे कि मानसिक विकास से ग्रस्त विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करना, ये नहीं है, ये नहीं है, और यही करते हैं। 4 है, मैं से मनो, मैं से मानसिक ही है 71 में, 4 है। 72 विद्यालय में व्यावसायिक परामर्शदाताओं की अनुपलब्धता के फलस्वरूप,
व्यावसायिक परामर्शदाताओं की अनुपलब्धता के फलस्वरूप बालकों में मानसिक रूढ़ता के मामले में वृद्धि हो रही है। सही है। विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि कम हो रही है, अभिप्रेरण स्तर में ह्रास हो रहा है, खेलकूद में कम भागीदारी, ये सब चीज़ें सही है। ठीक है, अनुपलब्धता की वजह से। लेकिन सबसे तगड़ा काम ये आएगा एक बड़ा, मानसिक रूढ़ता के मामले में वृद्धि हो रही है, बेहतर एक सही है। आप किस प्रकार समुदाय को अधिगम संसाधन बना सकते हैं? समुदाय को मतलब क्या है? कम्युनिटी है। तो सिनेमा हॉल द्वारा, बालक को विवाह समारोह में ले जाकर, बालकों को स्थानीय सामुदायिक केंद्र या डाकघर और बैंक ले जाकर, बालकों को जनसभाओं ले जाकर। किस प्रकार समुदाय को अधिगम संसाधन बना सकते हैं? समुदाय को अधिगम मतलब लर्निंग, तो हॉल तो बिल्कुल नहीं आएगा। विवाह से लर्निंग नहीं, ये करते हैं सामुदायिक केंद्रों, डाकघरों, बैंक घरों से। भाई बैंक वाला किस प्रकार से कर रहे हैं, डॉक्टर हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, डाकघर है तो वो पोस्ट ऑफिस में जो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वो लर्निंग का काम करेगा ना। तो 73 में 3 ही है। ठीक है, स्थानीय सामुदायिक केंद्र तथा डाकघर और बैंक ले जाकर। विद्यालय के नेता का महत्वपूर्ण गुण क्या है? विद्यालय के नेता का महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो विद्यालय के नेता का महत्वपूर्ण गुण है 74 में 4 है। 74 में 4 का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति है। विद्यालय के नेता का महत्वपूर्ण गुण क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति है। निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण पदवन से शांति स्थापित करने वाला नेतृत्व परिलक्षित होता है? निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पदवन से शांति स्थापित करने वाला नेतृत्व परिलक्षित होता है? हमें बड़ा सपना देखना चाहिए और मानक निर्धारित करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ये किससे किया जाता है। मैं निर्देश देता हूँ कि आप इसका पालन कीजिए। मैं इसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। शांति स्थापित करने वाला नेतृत्व, मानक निर्धारित करने चाहिए। 2 करें क्या इसमें या फिर 1 करें? 75 में 2 है भाई। ठीक है, शांति स्थापित करने वाला नेतृत्व। हमें बड़ा स्वप्न देखना चाहिए और मानक निर्धारित करना चाहिए। इंग्लिश क्या है? लेट्स यूज ड्रीम बिग एंड सेट स्टैंडर्ड। नेता में निम्न कौन सा अनिवार्य गुण होना चाहिए? जब ये हो जाएगा लचीलापन, कठोरता, जवाबदेही, अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करने वाला। मोटिव आ रहा है क्या इसमें? इंस्पायर अदर्स, रिलेटिव, फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। 4 करते हैं। 76 में 4 है। ठीक है, अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करने वाला। विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ क्या है? तो विद्यालय के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव, विद्यालय के कार्यक्रम में दोष ढूंढना, ना ये तो नहीं है। विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेना, प्रबंधन के साथ विद्यार्थियों की समीक्षा के संबंध में विमर्श। ये करते हैं 4। 77 में अरे भैया 1 है इसमें, ये गलत है। अभिभावक शिक्षक क्या है? विद्यालय के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव है, प्रबंधन के साथ टू डिस्कस द स्टूडेंट प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट, ये नहीं है। PTA टू गिव ए कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट, टू गिव ए कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न किसके द्वारा तैयार की गई है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखते हैं 78 में क्या है? 4 ही है भाई। 4 मतलब ये है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये NCERT है। NCERT फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCT की क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ना। अब ये समाप्त किया जाएगा NCT को। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की CBSE है। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। UGC तो नष्ट कर दिया है, इसकी जगह उच्च आयोग स्थापित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ECC पहले भी आया और आएगा ये ECCE टू NEP 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECC क्या है? ECC क्या है? जब एलिमेंट्री चाइल्डहुड सेंटर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ये तो नहीं आएगी, इमोशनल भी नहीं आएगी। जब एलिमेंट्री कर देते हैं, एलिमेंट्री चाइल्डहुड सेंटर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
एक करते हैं एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री ECCE इमोशनल चाइल्डहुड एलिमेंट्री करते हैं ना, एलिमेंट्री करते हैं दिखाना 7-9 में तो है अर्ली है भाई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE है भाई। ये गलत गया क्वेश्चन। NEP 2020 25/1 30/1 50 45 3 से 8 3 से 8 3 से 18 शिक्षक। ये 1 अप्रैल 2010 है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। 1 अप्रैल 2010 आंसर देख लेते हैं। 80 में 3 है, 1 अप्रैल 2010 है। RT 2009। अब अपने काम के क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। अब जो वो है ना हिंदी व्याकरण के कंप्यूटर के, वो देख लेते हैं। मन के संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत से हैं। नियंत्रित मन को सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान ही शक्ति है। दोबारा से देखते हैं, ये पढ़ना ही है ना, करेंगे नहीं क्वेश्चन। मन के संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभों से, मन के संयम से प्राप्त होने वाले, मन के संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ तो बहुत से हैं। नियंत्रित मन को सहज ही एकाग्र किया जा सकता है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान ही शक्ति है। सही बात है। व्याकरण के जो क्वेश्चन अभी गद्यांश पर आधारित कर देंगे इनको ना, उस पर चलते हैं। व्याकरण के जो क्वेश्चन है ना वो देखना है। जैसे कि सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सम उपसर्ग से, तो संयम, संयोग, सु आ रहा है, ऊ की मात्रा, संविधान तो है, यही करते हैं। तो फिर तो कौन सा है ये? 14 में 3 है, ठीक है, सुगम है। फिर प्रय उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, प्रयबल है ना भाई। अगर जैसे कि प्रत्यय और उपसर्ग आप कर रहे हैं ना, तो वो मूल शब्द निकाल दे तो और भी अच्छी बात है। अगर मूल शब्द का पता चल जाए तो, अगर नहीं भी चले तो उसको बार बार बोल के देखिए ना, जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो है कि भाई वो है, ठीक है। और जैसे कि अगर मूल शब्द और जैसे बार बोल के अगर कर दिया ना तो 80% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मूल शब्द निकाल दे तो और ही अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि मूल शब्द आपने चाह ऐसे ही हटा के चल भाई ये निकाल दिया। मूल शब्द का बाकायदा अर्थ होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन होने के ज़्यादा सही होने के ज़्यादा चांस है। प्रय उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। प्रबल, प्रकोप, प्रदूषण, प्रतिकूल नहीं है। अब जैसे कि अब इसमें प्रय को हटा दे तो क्या तिकुल कोई शब्द बन रहा है? भाई तिकुल कोई शब्द बन रहा है और ये पूछ रहा है। अब इसमें तो प्रति है और कूल मूल शब्द हो जाएगा, तो यही करते हैं। दूषण तो बन जाएगा, कोप भी प्रतिकूल हो ना, यही करते हैं प्रतिकूल। 4 में 16 में 4 है, ठीक, प्रतिकूल। कृषक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कृषक का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हलदर है ना। जोतकार, किसान, अंकिंचन नहीं आएगा, ठीक है। जब किसान है जोतकार भी हो सकता है, हलदर भी। अकिंचन, 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 अकिंचन किसको कहते हैं? 17 में 4 अकिंचन, अकिंचन है। अकिंचन किसे कहते हैं? हलदर, जोतकार, किसान। फिर तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, तो इसका आ जाएगा, यानी कि आगे तत्सम है बाद में तद्भव है। प्रस्वेद, पसीना, मृत्यु, मौत, नासिका, नाक, नम्र और विनम्र, ये नहीं आएगा ना। प्रस्वेद पसीना है, यानी कि पसीना जो तद्भव है उसका जो तत्सम है प्रस्वेद, प्रस्वेद, प्रस्वेद। मृत्यु, मौत, नासिका, नाक है, नासिका, नाक। 18 में 4 होना चाहिए भाई, 4 ही है, 18 में 4 है। फिर संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है? अति प्लस अत्यधिक, अत्यधिक, पर प्लस उपकार, परोपकार, से प्लस शिवालय, दिक प्लस दिग्गज, 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 दिक नहीं आएगा है ना। अत्यधिक सही है, अति प्लस अत्यधिक, अत्यधिक।
पर प्लस उपकार परोपकार, गुण संधि होनी चाहिए इसमें। गुण संधि की पहचान ये है, या तो जैसे कि ये प्लस है ना, तो या तो ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी, या फिर ऊ की मात्रा आएगी, या फिर ऊ आएगा। से प्लस है आल है, ये तो दीर्घ संधि है, दीर्घ से प्लस आल है। दिग्गज में है ना, दिग्गज में तो वो आएगी व्यंजन संधि, यानी कि जहाँ ज़्यादातर आधा अक्षर होता है ना और हलंत होता है वो व्यंजन संधि होती है। जैसे कि दिक, ये शुद्ध रूप नहीं दिया है इसने यहाँ, गुण इसमें 4 है। पुलम शब्द का कौन सा युग्म संगत है? पुलम शब्द का कौन सा युग्म संगत है? तो सामतिक का तामसिक सही है। आकर्षण का विकर्षण आ जाएगा ना, आकर्षण का विकर्षण। पात्र का सुपात्र, नूतन का नूतन, नूतन नूतन है ना, नया प्राचीनतम, ये सही है। पात्र सुपात्र सही है। पात्र का, एक मिनट फंसा रहा है, नूतन का प्राचीन है, नूतन प्राचीनतम, ठीक है। आकर्षण, आकर्षण और वैराग्य सात्विक तामसिक। पात्र का कुपात्र आएगा। 3 है भाई इसमें, 20 में, 1 मिनट, 20 में 1 है। कौन, हाँ जब सही बताना है ना कौन सा युग्म संगत है। सात्विक का तामसिक है, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, पात्र का कुपात्र हो जाएगा और नूतन का प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के और क्वेश्चन है, उनको ये जीके के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 21 से असेंबली लैंग्वेज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताइए भाई, क्या करें? असेंबली लैंग्वेज के बारे में कौन से कथन सही है? 4 है, ए सही है। इससे ऑपरेशन कोड को दर्शाने के लिए स्मरणोपकारी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑपरेशन कोड को दर्शाने के लिए स्मरणोपकारी मेमोनाइज का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज। फिर उस स्थायी उत्तक का नाम क्या है जिसके कारण पौधों में लचीलापन संभव होता है? 22 1 है, ठीक है। स्लोस्थक। फिर GRIH, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेट हैबिटेट असिस्टमेंट, फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टमेंट, GRIH, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टमेंट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आंसर देखते हैं 23 में। 3 है, 3 का मतलब ए और सी है, ए और सी है। ए और सी का मतलब है ये और ये। नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने 2022 में GRIH पुरस्कार जीता। नई दिल्ली स्थित UIDAI GRI पुरस्कार जीता क्योंकि इसने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पुनर्चक्रण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। फिर ये उस समय की करंट है, ये नहीं आएगी। फिर भारत में द्रविड़ कंगण संगठन की स्थापना किसने की थी? 26 में 2 है, ये भी रामास्वामी नाईकर। फिर छोटे शुष्क मौसम और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन सर्वाधिक फलते फूलते हैं? छोटे और शुष्क मौसम में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली की बात कर रहा है, तो मैंग्रोव है, या फिर उष्णकटिबंधीय है, या फिर सदाहरित वन है। अब 200 है ना, तो उसका मतलब तो ये पर्णपाती तो नहीं आएगा, पर्णपाती भी ये भी नहीं आएगा। ये मैंग्रोव सदाहरित करें, मैंग्रोव कर देते हैं, मैंग्रोव 200 से अधिक वर्षा वाले की बात है भाई। उष्णकटिबंधीय एक करें क्या इसमें? देखते हैं, एक है क्या, 2, एक करते हैं, चल 27 में, 27 में 1 है, ठीक, 27 में 1 है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित है ये। फिर ये उस समय नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, वर्ष 1946 में 76 में, जैसे कि 76 है, तो जैसे कि 6 है ना, तो 4 + 2 6। अब इसमें एक और जोड़ देंगे तो 7, यानी कि 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? 42 में हुआ था, 42 में 76, और वो एक 86 है, वो भी ध्यान रखना है। 1976 में पारित किए गए 42 में संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में निम्न में कौन सा संशोधन नहीं किया गया था? 29 में 4 है,
4 का मतलब ये नहीं है। संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। लोकसभा कार्यालय 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए उपबंध के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। दोबारा से देखते हैं। वर्ष 1976 में पारित किए गए 42। तो 42वां संशोधन कब पारित हुआ था? जैसे कि 42 है ना, यानी कि 4 और 2 तो 6 आ जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, तो 1976। ठीक है। और जो 1986 है वो कौन से किस अधिनियम से संबंधित है? संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए उपबंध के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 30। एम के गांधी ने 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से वापसी को भारत में प्रतिवर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस है ये तो, लेकिन ये 9 जनवरी ध्यान रखना है और डेट भी 15 है। ठीक है, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस है। 30 में 3 है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। अब 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब कंप्यूटर के हैं 4 ही है। ठीक, 36 है। MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन की डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है? MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है? पैसे प्रिंट कर लेते हैं। शॉर्टकट का मतलब CTRL आएगा, तो फिर 2 करते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 36 में 2 है। ठीक है, CTRL + P। फिर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम OS द्वारा कौन सी गलती एरर से निपटा जाता है? प्रिंटर में पेपर की कमी, पावर गुल होना, वायरस से सुरक्षा। वायरस की सुरक्षा आएगी भाई, ये तो C होना चाहिए। यहाँ पर तीनों ही कर दें, तीनों ही कर देते हैं। 37 में 3 है। 3 का मतलब A और B है। A और B है, कौन सा है? 37। अच्छा, गलत गया भाई, A और B। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी गलती एरर से निपटा जाता है? प्रिंटर में पेपर की कमी और पावर गुल होना। प्रिंटर में पेपर की कमी, पावर गुल होना। आगे चलते हैं। किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतः एक एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतः एक एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। 38 3 है, यानी कि PPT है। PPT किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतः एक एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त PPT। फिर BDU का पूरा नाम क्या है? BDU का वर्टेसाइल ही करते हैं। वर्टेसाइल ही करते हैं भाई। वो वीडियो वो तो अलग होता है। BDO। LCD LED, ठीक, इनकी भी फुल फॉर्म आती है LCD। तो देखते हैं क्या है इसमें। 39 में 1 है। विजुअल है भाई, विजुअल है, वर्टेसाइल नहीं आएगा। वर्टेसाइल। BDU का पूरा नाम क्या है? विजुअल। वैसे V से विजुअल। ठीक है, BDU का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर देखते हैं। 40 में 2 है, सही नहीं है। इसको हटा देते हैं। विंडोज़ वर्डपैड और नोटपैड जैसे अनेक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। विंडोज़ वर्डपैड और नोटपैड जैसे अनेक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। टेक्स्ट एडिटिंग। फिर वर्डपैड का प्रयोग लेटर्स नोट बनाने में किया जा सकता है, जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग प्रयोग होती है। बेसिक फॉर्मेटिंग, ठीक है। बोल्ड, बेसिक फॉर्मेटिंग, बोल्ड फॉर्मेटिंग। नोटपैड और वर्डपैड की तुलना में वर्ड में अधिकतम फॉर्मेटिंग विशेषता फीचर होते हैं। दोबारा से देखते हैं। सही नहीं है, ये सही नहीं है। विंडोज़ वर्डपैड और नोटपैड जैसे अनेक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है, ठीक है।
वर्डपैड का प्रयोग लेटेस्ट नोट बनाने में किया जा सकता है, लेटेस्ट नोटपैड बनाने में किया जा सकता है, जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग प्रयोग होती है। नोटपैड और वर्डपैड की तुलना में वर्ड में अधिकतम फॉर्मेटिंग विशेषता फीचर होते हैं। नोटपैड और वर्डपैड की तुलना में वर्ड में अधिकतम फॉर्मेट विशेषताएं फीचर होते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? दोबारा देखते हैं। विंडोज़ वर्डपैड और नोटपैड जैसे अनेक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। क्या? विंडोज़ 11 किससे संबंधित है? विंडोज़ 10 किससे संबंधित है? बताइए वह विंडोज़ कौन सी है जिसमें डिफ़ॉल्ट के रूप में ब्राउज़र आता है? 10 है या फिर 11 है? नोटपैड का प्रयोग लेटेस्ट नोट बनाने में किया जा सकता है, जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग प्रयोग होती है। नोटपैड और वर्डपैड की तुलना में वर्ड में अधिकतम फॉर्मेटिंग विशेषता फीचर होते हैं। तो गलत है इसमें। तो ये हो चुके हैं अपने ना। फिर वे जो क्वेश्चन पढ़े थे वो है ये। विद्यालय गृह का सातत्य सुनिश्चित होता है। विद्यालय कार्यक्रम माता पिता सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियमित भागीदार से। ठीक है, अब 2-4 और रहे हैं। पीआरटी के जो हैं वो देख चुके हैं, केवीएस के पूरे। टीजीटी के देख चुके हैं, 2-3 और रहे हैं। पीजीटी के 2-3 और रहे हैं। ठीक है, और जो ईएमआरएस का है उनका देख चुके हैं। ईएमआरएस का जल्दी इस वजह से हो गया क्योंकि जैसे कि आपने टीजीटी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, उसका अगर जनरल पेपर निकाल लिया तो वो पूरा जनरल पेपर सेम था उनमें, तो टीजीटी क्लियर। पीजीटी का जैसे कि एक का जनरल पेपर निकाल लिया तो सब सब्जेक्टों को क्लियर हो गए क्योंकि जनरल पेपर सेम था। हॉस्टल वार्डन का निकाल लिया, लाइब्रेरियन का निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर या वीडियो में। धन्यवाद।